हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम 2 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को कवर करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और इसी तरीके से रोज़ रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का ये 7वां संस्करण था। इसका खिताब जीता है स्पेन ने, और इस तरीके से स्पेन ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। स्पेन ने फाइनल में किसको हराया? कोलंबिया को हराया। देखिए दोस्तों, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है। यह 2020 वाला संस्करण था। 2020-21 में कोविड के कारण आयोजित नहीं किया गया। अब सीधे 2022 में भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया। फाइनल मैच का आयोजन किस स्टेडियम में खेला गया था उसे भी नोट करिए। फाइनल मैच का आयोजन किया गया था DY पाटिल स्टेडियम, मुंबई में। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, और 11 से 30 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन भारत के 3 शहरों में आयोजित किया गया। और ध्यान रखिएगा, इस विश्व कप में भारत ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, यानी भारत ने पहली बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खेला है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, इस विश्व कप से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन्हें नोट करना है और ध्यान रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो क्या था? इस विश्व कप का मोट्टो था किक ऑफ द ड्रीम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन नहीं था? तो देखिए, इस विश्व कप का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया और भारत के 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। भुवनेश्वर, नवी मुंबई और मडगांव में इसका आयोजन किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेंगलुरु, क्योंकि नहीं पूछ रहा है कि कहाँ पर नहीं किया गया था, तो बेंगलुरु में नहीं किया गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और मडगांव ये गोवा में है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसने जीता? तो गोल्डन बॉल का अवार्ड जीती विक्की लोपेज, जो कि स्पेन की मशहूर खिलाड़ी हैं, स्पेन के लिए खेलती हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता? ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस विश्व कप में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता? तो गोल्डन बूट का अवार्ड जीती लोरेन बेंडर। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ये जर्मनी के लिए खेलती हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसने जीता? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है गोल्डन ग्लव्स के बारे में। तो गोल्डन ग्लव्स का खिताब जीती सोफिया फुएंते। ऑप्शन बी सही उत्तर है, जो कि स्पेन के लिए खेलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो ट्विटर के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं एलन मस्क। आप सभी को पता होगा, एलन मस्क ने हाल ही में $44 बिलियन की लागत से ट्विटर को खरीद लिया है, और ट्विटर के CEO थे भारतवंशी पराग अग्रवाल। एलन मस्क ने पराग अग्रवाल को पद से हटा दिया और खुद ट्विटर के CEO बन गए हैं। ठीक है, एलन मस्क जो हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वर्तमान में ये स्पेस एक्स और टेस्ला के भी CEO हैं। देखिए, ट्विटर की बात करें दोस्तों, ट्विटर काफ़ी सुर्खियों में रहा है, इसलिए याद रखिएगा। ट्विटर का गठन किया गया था 21 मार्च 2006 को, और इसके फाउंडर थे, यानी इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं नोह ग्लास, बीज स्टोन, इवान विलियम्स और जैक डोर्सी। इन चारों ने मिलकर ट्विटर की स्थापना की थी 2006 में, 21 मार्च 2006 को।
ट्विटर का हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। डिजिटल करेंसी ई रूपी जिसे 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया, इसे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2022 से भारत में डिजिटल करेंसी ई रूपी की शुरुआत की है और इसे आरबीआई द्वारा ही नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, आप जो रुपया इस्तेमाल करते हैं, मान के चलिए 100 रुपये का नोट जो आप रखे हुए हैं, सेम उसी तरीके से ये नोट होगा, लेकिन ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा, यानी ई रूपी की तरह होगा और इसे मोबाइल वॉलेट में रखा जाएगा और इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाएगा। तो 1 नवंबर 2022 को भारत में डिजिटल करेंसी ई रूपी की शुरुआत की गई है। देखिए, आरबीआई की बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। भारतवंशी सुएला ब्रेवरमैन को किस देश का नया गृह सचिव बनाया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन जो कि भारतवंशी हैं, ये यूके की गृह सचिव बनी हैं। देखिए, यूके में गृह मंत्री को गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है, यूके के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक, जो कि भारतवंशी हैं, और गृह सचिव भी एक भारतवंशी बनी है जिनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, तो इसके अनुसार ग्लोबल एमिशन जो है ये 2025 तक अपने सबसे उच्चतम स्तर पर होगा। अभी आपने नाम सुना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और एक संस्था है IAEA, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, और इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। भारत का पहला एक्वा पार्क यानी फिश म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में, सुबनसिरी जिले में यह भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा और निचले सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा। इन सारे स्थानों को याद रखिए, कोई भी स्थान का नाम देकर क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो एक्वा पार्क होगा, यहाँ पर मछलियों की अनेक प्रजातियाँ होंगी और यहाँ पर मछुआरों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के CM हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, 7वें भारत जल सप्ताह की विषय वस्तु क्या है, यानी थीम क्या है? तो भारत जल सप्ताह ये मनाया जा रहा है 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर को भारत जल सप्ताह का उद्घाटन की ग्रेटर नोएडा में और इस बार का थीम है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ऑप्शन बी सही उत्तर। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा पुणे के रंजन गांव में। ऑप्शन सी राइट आंसर। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हर साल किस दिन भारतीय भाषा उत्सव यानी भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में UGC ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 11 दिसंबर को हर साल भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन डी राइट आंसर।
यूजीसी भारत की महत्वपूर्ण संस्था है। याद रखिए, इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार। और यूजीसी का आदर्श वाक्य भी याद रखिए, इसका आदर्श वाक्य है विज्ञान ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। कई बार आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है। स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जिनका हाल ही में 86 साल की आयु में निधन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को। हाल ही में इनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, ये टाटा स्टील के प्रथम मैनेजिंग डायरेक्टर थे और इन्हें ही स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ धाम ये कहाँ पर है? राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के बांसवाड़ा में। देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 1500 भीलों ने आत्महत्या की थी, अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो हाल ही में भारत सरकार ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, उत्तर भारत का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया और ये जो डेटा सेंटर है ये 3 लाख वर्ग फुट में 5000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना है, यानी टाइगर रिजर्व बना है? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। उत्तर प्रदेश में अन्य 3 टाइगर रिजर्व हैं जिनके नाम हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। एक और बात ध्यान में रखिएगा, हाल ही में तराई एलिफेंट रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व बना था। तो दुधवा और पीलीभीत क्षेत्र को तराई एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है, याद रखिए। हाल ही में नील पावन बरुआ का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो नील पावन बरुआ ये मशहूर पेंटिंग कला के कलाकार थे। हाल ही में इनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। किस राज्य से बिलोंग करते थे नील पावन बरुआ? तो ये असम के प्रख्यात कलाकार थे। मिट्टी के बर्तनों को रंगने और मुखौटा बनाने के लिए ये काफ़ी मशहूर थे, नील पावन बरुआ। किस राज्य के लक्ष्मी भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, लक्ष्मी भंडार योजना ये संचालित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। पिछले साल ही इस योजना को लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह अनुदान राशि यानी सहायता राशि प्रदान की जाती है। सामान्य श्रेणी की महिला मुखिया को 500 रुपये और ST/SC समुदाय की महिला मुखिया को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है लक्ष्मी भंडार योजना के तहत। और हाल ही में इस योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिए किस राज्य की ये योजना है? पश्चिम बंगाल की योजना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं ला गणेशन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।